हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग फिर से साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर टिक करने के लिए लगभग 10 सेकंड का समय दे दूंगा, तो आप अपना आंसर टिक कर लेंगे। उसके बाद ही मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी से आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 है। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है। इसलिए आपका यहाँ सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है। जल्दी से आंसर टिक करेंगे। इसका सही आंसर जो है वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो है समांतर किरण पुंज मिल सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितनी होती है। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो आर है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी r बराबर 2f होता है। f बराबर से पूछा जा रहा है तो r बाई क्या 2 हो गया। r बाई 2 का मतलब हुआ आधी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कितनी होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आपको इसका जवाब देना है कि क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर जो है वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है या फिर अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 30 सेमी, 20 सेमी, 15 सेमी और 10 सेमी। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 15 सेमी। आप लोग निकाल लेंगे। रिलेशन आपको पता होगा दर्पण में, लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। इस पर आप रखेंगे तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं f को, फोकस दूरी को। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और फटाफट टिक कीजिए। फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपके सामने, कहता निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से टिक कीजिए। इसका सही आंसर क्या, निकट दृष्टि दोष का जो उपचार है वो किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस से और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस को। तो हमने शायद आपको पाठों ने बताया था कि जहाँ किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में ऐसा होता है कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो मतलब ये दोनों तो सेम है। ये तो उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का किस में प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि में किया जाता है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस। यानी अपसारी लेंस से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 25 सेमी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। इसको प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। अगला सवाल देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आपको शक्ति बताना है, क्या होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, V² R। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V² R होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। अंगूठा के बारे में पूछ रहा है, किसकी दिशा को दिखाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बल का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दिखाता है, तो बल को दिखाता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहता घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से टिक करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे होती है घरेलू विद्युत की आपूर्ति। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान, बायोमास, कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। पेट्रोलियम, गोबर, ये कोयला, ये सारे बायोमास के अंतर्गत आते हैं। जीव द्रव्यमान, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये अलग है, तो कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ये तो और भी आसान सवाल है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हैं उसको उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग समीकरण कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीकरणों के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले आप, फिर ऑप्शन भी आपको देंगे हम। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, चलिए ऑप्शन देखिए 4 आपके सामने है। विस्थापन, वह विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन।
इसका आंसर क्या वो बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अब घटित होकर बनाता है, कहता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़ा यौगिक जो है टूट कर दो छोटे यौगिक में बदल गया, तो इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? चलिए फटाफट बताइए। संतुलित, देखिएगा फ्रेंड, संतुलित समीकरण का मतलब होता है समीकरण के दोनों ओर बाएं एवं दाएं, ये तीर का निशान है, इसके बाएं और इधर दाएं दोनों तरफ जो भी तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसे संतुलित कहते हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा रहा है कौन असंतुलित समीकरण है, तो जिसमें बराबर नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसमें दो, यहाँ पे सब जगह प्लस होगा, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग, देखिएगा ये प्लस होगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मतलब ये संतुलित है, ये भी हो गया संतुलित। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा 2 पोटेशियम है, 1 क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 3 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 1 क्लोरीन 2 पोटेशियम, ये भी संतुलित है। यहाँ हम देख रहे हैं लेड 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 दूनी 6 6 करके है, यहाँ पे कितना है? सब जगह प्लस रहेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन 4 है, 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है 6, तो ये तो बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण जो है असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबलीय अम्ल होगा? प्रबल अम्ल कौन सा होगा, ये सवाल आपसे है। क्वेश्चन नंबर 18, जिसका pH मान 4.5 होगा या 0 होगा या 1.4 होगा, इनमें से कौन होगा जो प्रबल अम्ल होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे बात रखिएगा फ्रेंड्स कि जिसका pH मान, जिस भी विलयन का pH मान जितना ही कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1.4 जो बहुत कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय है? अम्लीय मतलब होता है जिसका स्वाद खट्टा हो, यानी अम्लीय गुण, अम्ल का गुण रखने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइम जूस जो है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है, देर मत कीजिए, हमको लगता है आप जवाब भी दे दिए होंगे। किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन होगा। विलयन का pH मान 4 है मतलब 7 से कम है, याद रखिएगा, 7 से कम है तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा है तो भस्म होगा। तो यहाँ कह रहा 4 है मतलब 7 से कम है तो अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, आपके सामने कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? समुद्री जल में 95% नमक जो है समुद्री जल से प्राप्त होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा का जो विस्थापन है वो लोहा द्वारा हो जाता है उसके विलयन में। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ये बताना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? आर्गन की तरह हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर कैल्शियम हो जाएगा। आर्गन का जो परमाणु संख्या वो होता है 18, यानी 2 8 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे
और कैल्शियम का होता है 20। तो 2, 8, 8 और 2, ये आप लिखेंगे। अगर 2 या त्याग कर देता है तो ये किसके जैसा हो जाता है, आर्गन की तरह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, यानी यूरिया को संश्लेषित किसने किया था ये बताना है। कोल्बे ने, वॉयलर ने, बर्जिलियस ने, इनमें कोई नहीं। फटाक से टिक कीजिए, आपका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉयलर ने यूरिया का संश्लेषण किया था। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। ये तो कार्बनिक यौगिक के बारे में पूछ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आ गया है। फटाफट जवाब दीजिए। OH, COOH, CHO और NH2, कौन सा आपका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। OH जो होता है वो अल्कोहल का है, COOH जो है वो एसिड का है, और CHO जो है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियाशील समूह है, और NH2 जो है वो अमोनिया का है। तो आपका सही आंसर कौन सा का, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में तो CHO होता है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। अधातुई गुण किसमें है, इसमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। 4 आपके सामने दिया ऑप्शन, जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है ये बताना है आपको। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपका बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यूरो द्वित्व का संबंध है किससे है ये बताना है आपको। मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ग्रहणी भाग है किसका भाग है, मुख गुहा का, कंठ द्वार का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। फटाफट टिक कीजिए किसका भाग है। ये ग्रहणी भाग जो है वो छोटी आंत का है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, उनमें से एक भाग जो है वो ग्रहणी है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। बहुत ही आसान सवाल है। कुटपाद, परिवहन, भोजन, रसदानी, केंद्रक। बहुत ही आसान सवाल है, किसके द्वारा करता है। तो अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो कुटपाद के द्वारा करता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। जल्दी से आंसर टिक कीजिए। इसका सही आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज से लेकर ही ऊर्जा उत्पादन किया जाता है कोशिका के द्वारा। आइए नेक्स्ट सवाल देते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जड़, रंध्र, तना, टहनी। किसके द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। बहुत ही आसान है। इसका सही आंसर होगा रंध्र। रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है पौधों में। इसका सही आंसर होगा सुक्रोज। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुक्रोज। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किससे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा।
किसके द्वारा होता है? आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, विसरण द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किडनी को कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिए, किडनी को कहते हैं। किडनी का काम है उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन का काम करने का है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? बहुत ही आसान सवाल है। तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका और रसायनों दोनों के द्वारा जो है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए है, कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ये पौधों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन्स कह सकते हैं इसको, पौधों में पाए जाने वाला, जो कि वृद्धि रोधक है। ये किसी पेड़ पौधे पर अगर इसको छिड़क दिया जाए तो उसकी पत्तियां विलगित हो जाती है, पौधे मर जाते हैं, यानी वृद्धि में रोधक है, ये वृद्धि नहीं होने देता किसी पेड़ पौधे को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि रोधक। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए फिर आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? यानी अंडा जो है परिपक्व हो जाता है तो कितने दिन के बाद बाहर निकलता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 है। अब देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन जो है परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया है? बहुत ही आसान सा सवाल। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था ये बात कर रहा है। ये जनन से आता है, जनन जेनेशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे शायद, है ना? तो वहाँ पे बताया गया कि मेंडल ने ये प्रयोग किया था एक पौधे के ऊपर। तो वो कौन सा पौधा था? तो बहुत आसान सवाल है, साधारण मटर का पौधा था जिसमें उसने प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल ये है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है कौन है? ये बताना है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चिंपैंजी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये 40 प्रश्नों का टेस्ट समाप्त होता है। आपका स्कोर कितना आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा क्लास कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।